Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 13 दिसंबर. तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में वो कौन कौन से ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. आज सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, GPAI. GPAI का जो एनुअल समिट है वो इंडिया के न्यू दिल्ली में किया जा रहा है और इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया. और काफ़ी यहाँ पे डिस्कशंस हुई ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. GPAI हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि 2024 में इसकी लीड चेयर इंडिया को मिलने वाली है. तो क्या है ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में. तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो फूड सिक्योरिटी और जो न्यूट्रिशन के जो चैलेंजेस हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करती है. एशिया पैसिफिक रीजन और साथ ही में अगर हम इंडिया की बात करें तो फूड सिक्योरिटी को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ ट्रेंड्स इस रिपोर्ट में दिए गए हैं. तो समझेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के मॉनसून के बारे में. डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग इंडियन मॉनसून को अफेक्ट कर रही है. जो रेनफॉल है वो साल भर साल कम होती जा रही है. लेकिन इसी के साथ साथ इस आर्टिकल में ये बताया गया कि इंडिया के अंदर एक कॉरिडोर बन चुका है जहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स हो रहे हैं. तो एक प्रॉपर ऐसी बेल्ट बन गई है, एक ऐसा हाईवे बन गया है, एक कॉरिडोर बन गया है जहाँ पे आपको एक्सट्रीम रेनफॉल मिलेगी. कौन सा वो रीजन है, क्या इसके पीछे के रीजंस हो सकते हैं, वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो में. नेक्स्ट बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट की, क्योंकि रिसेंटली राज्यसभा में इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बिल पास किया गया है. तो समझेंगे कि प्रेजेंटली किस तरह अपॉइंटमेंट होती है और ये जो बिल राज्यसभा में पास किया है उन्होंने क्या सजेस्ट किया है व्हेन इट कम्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. लास्टली हमने कुछ दिन पहले इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की थी और हमने देखा कि किस तरह अक्टूबर मंथ में जो हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसका एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने के लिए मिला था. आज आर्टिकल में बात हुई है कि इसमें ये हाई फिगर में ज़्यादा बड़ा जो इन्फ्लुएंस है वो बेस इफ़ेक्ट का है. क्या होता है बेस इफ़ेक्ट, किस तरह ये मिस इंटरप्रिटेशन कर सकता है डाटास की, इसे हम इस वीडियो में समझेंगे. ये आज के हमारे पेपर के कुछ मस्ट रीड आर्टिकल्स हैं जो हम इस वीडियो में ब्रीफली कवर करेंगे. लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल. द हेडलाइन सेज दैट मोदी किक्स ऑफ ग्लोबल AI समिट. तो मतलब यहाँ पे एक ग्लोबल AI समिट की बात हो रही है. ये ग्लोबल AI समिट है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं GPAI. तो इस ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनुअल समिट जो है वो इंडिया में हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है. और इसके समिट को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, राइट. तो इसीलिए इस पूरे आर्टिकल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने फॉलो करनी है दैट इज़ द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखिए, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. जब हम इस ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये 2020 में लॉन्च हुआ था. जून 2020 में ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च किया गया बाय 15 मेंबर्स जिनको हम फाउंडिंग मेंबर्स भी बोल सकते हैं. अब ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि इन 15 मेंबर्स में से इंडिया भी एक कंट्री है जो इसका फाउंडिंग मेंबर है. तो इसीलिए इंडिया के लिए ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है, राइट. ये बात समझ में आ गई. अच्छा, अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो इस ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 29 मेंबर कंट्रीज़ हैं. शुरुआत में 2020 में 15 मेंबर्स थे, लेकिन आज बाय द एंड ऑफ 2023 इसके 29 मेंबर कंट्रीज़ हैं. अच्छा, अब एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए ये कि चाइना इसका मेंबर कंट्री नहीं है.
इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, लेकिन चाइना इसका मेंबर कंट्री भी नहीं है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है जी। देखिए वैसे तो ये समिट, ये जो पार्टनरशिप है, ये क्या करती है, इसका नाम ही बता रहा है, बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली ये कहा जाता है कि G7 कंट्रीज़ का ये एक आइडिया था जो कि फ्रूशन में डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ दिस पार्टनरशिप। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करता है। तो मतलब जब हम एआई की बात करते हैं तो एआई की थ्योरी और उसकी प्रैक्टिस और उसकी एप्लीकेशन के बीच में जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए, उन गैप्स को एड्रेस करने के लिए ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली एक कटिंग एज रिसर्च है, इसकी अप्लाइड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड उन सबको सपोर्ट करने के लिए, उन सब के जो गैप्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को लेकर एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। मतलब यहाँ पे आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ होंगे और साथ ही में एक्सपर्ट्स होंगे साइंस की फील्ड से, इंडस्ट्री से, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल बॉडीज़, इन सब के एक्सपर्ट्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आएंगे और जो भी कंसर्न्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं उसे लेकर एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करेंगे। ये इसका एम है, जो कि इसका नाम भी बता रहा है दैट इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी। तो प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं? 29 मेंबर्स हैं। और फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? 15, और इंडिया इनमें से एक है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि लास्ट ईयर इस ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चेयर थी या फिर जो समिट था वो ओसाका जापान में हुआ था। तो जो चेयर थी वो जापान के पास थी, लेकिन 2024 में इस ग्रुपिंग को की लीड चेयर मिलने वाली है इंडिया को। तो इसीलिए 2024 में इंडिया के पास इस ग्रुपिंग की लीड चेयर होने वाली है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब हम ये एनुअल समिट भी कंडक्ट करवा रहे हैं फॉर द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड इस ग्लोबल एनुअल एआई समिट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से कंसर्न्स भी रेज़ किए एआई से रिलेटेड, और साथ ही में बहुत से प्रपोजल्स भी उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पीएम मोदी ने प्रपोज किया कि हमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे कि एक रिजिलियंट एम्प्लॉयमेंट आ सके, और साथ ही में ग्लोबली जो हमारी एआई एजुकेशन का करिकुलम है उसे भी हमें स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही में आजकल हम देख रहे हैं, हम लगातार डिस्कशंस भी कर रहे थे कि किस तरह डीप फेक कंटेंट जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। किस तरह एआई से जनरेट करके जो इमेजेस बनती हैं उनका मिसयूज़ हो रहा है। तो ऐसे कंसर्न को, ऐसे मिसयूज़ को एड्रेस करने के लिए एक आइडिया यहाँ पे प्रपोज किया गया कि जो एआई के प्रोडक्ट्स हैं, जो इमेजेस बनती हैं, जो वीडियोस हैं, उन सब की वाटर मार्किंग होनी चाहिए ताकि इसे डिस्टिंग्विश किया जा सके कि ये एक एआई जनरेटेड इमेज है। तो एक वाटर मार्किंग का आइडिया जो है वो भी यहाँ पे प्रपोज किया गया। इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने ये भी कंसर्न रेज किया कि अगर एआई के जो टूल्स हैं वो टेररिस्ट के पास पहुंचते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इससे साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट है वो इंक्रीज़ हो सकता है, जो डाटा थेफ्ट्स के इंसिडेंट्स होते हैं वो बढ़ सकते हैं, तो इसे भी हमें प्रॉपरली चेक करना होगा। साथ ही में पीएम मोदी ने एम्फेसिस दिया कि एआई के अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी को इम्पॉर्टेंस देनी होगी। जो हमारे एआई मॉडल्स जब क्रिएट होते हैं तो उसके एल्गोरिदम में विजिबिलिटी डालनी होगी, ट्रांसपेरेंसी हमें अचीव करनी होगी। तो एआई से जुड़े हुए इश्यूज यहाँ पे डिस्कस हुए एंड दीज आर सम ऑफ द मेजर टेक अवेज फ्रॉम दिस ग्लोबल एआई समिट। वेल, ये हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसर्न्स और इश्यूज की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है ये हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस आर्टिकल के अंदर हम हंगर की बात कर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी जैसे इश्यूज से ये आर्टिकल रिलेटेड है। वेल, सबसे पहले इस आर्टिकल की हेडलाइन देखते हैं। इट सेज दैट 74% इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट इन 2021। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट।
अब ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? ये रिपोर्ट रिलीज़ की है यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, फाओ की ये रिपोर्ट है। एंड फाओ की ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 2021 में 74% इंडियंस हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, यहीं पे अगर हम कंपेयर करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम 2020 के फिगर देखें तो उस टाइम पे 76.2% इंडियंस हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स 2021 में कम हुआ है और हम 74% पे पहुंचे हैं। अच्छा, यहीं पे अगर हम थोड़ा सा नेबर्स की बात कर लें तो जो पाकिस्तान का लेवल है, पाकिस्तान में 82.2% पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, जो कि इंडिया से ज़्यादा है। वेयर एज हमारा नेबर बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में 66.1% लोग ऐसे थे जो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो आप यहाँ से इंडिया की परफॉर्मेंस का अनुमान लगा सकते हैं। वेल, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मेन रीज़न है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रही है, उसका मेन रीज़न है कि जो फूड कॉस्ट है वो राइज़ कर रही है, लेकिन इसके बदले में जो इनकम है वो उतनी राइज नहीं हो रही है। तो जितना फूड कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसे मैच करती हुई इनकम राइज नहीं हो रही, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग अब हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाए इन द ईयर ऑफ 2021। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज़ की? यूनाइटेड नेशंस के फाओ ने रिलीज़ की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का? रिपोर्ट का टाइटल है रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन 2023 स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड। ठीक है जी। नाउ बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या किया जा रहा है, ये जो हमारे इश्यूज़ हैं, हंगर, माल न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, इसे एड्रेस करने के लिए हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और साथ ही में हमारी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कुछ ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट सेट किए हैं, इनको अचीव करने के लिए क्या प्रोग्रेस हो रही है कंट्री वाइज, रीजन वाइज, ये रिपोर्ट उसे असेस करती है। ठीक है, जिसके चलते हमारे पास ये फिगर इस रिपोर्ट ने सामने रखा है। फाइन जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम रीजन की बात करें तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करते हैं ऑन द एशिया पैसिफिक रीजन। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो जब पैंडमिक आया, कोविड-19 आया, उस दौरान इस रीजन ने 5F क्राइसिस फेस किया। क्या है ये 5F क्राइसिस? सबसे पहले फूड, नेक्स्ट फ्यूल, नेक्स्ट फीड, नेक्स्ट फर्टिलाइजर एंड नेक्स्ट फाइनेंस। इसे कहते हैं 5F क्राइसिस। ठीक है, कोविड के टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे फूड, फीड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फाइनेंस, इन सब का एक क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसके स्टेटिस्टिक्स में काफ़ी गिरावट आई है आफ्टर एंड ड्यूरिंग पैंडमिक। यहाँ पे हम 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब एशिया पैसिफिक रीजन की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, वर्ल्ड की जो सिवियर फूड इनसिक्योरिटी है, half of world's severe food insecurity that exist in Asia Pacific region, और यहाँ पे women as compared to men ज़्यादा फूड इनसिक्योर हैं। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड की हाफ सिवियर फूड्स इनसिक्योरिटी आपको सिर्फ और सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में मिल जाएगी, बिकॉज इस एशिया पैसिफिक रीजन में 370.7 मिलियन पीपल आर अंडर नरिश्ड। तो मतलब अगर हम ग्लोबली देखें तो उसका हाफ जो अंडर नरिश्ड पीपल हैं, दे आर लिविंग इन एशिया पैसिफिक। और साथ ही में जब हम एशिया पैसिफिक की बात करते हैं तो इस रीजन में सिवियर फूड इनसिक्योरिटी के साथ साथ स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओवरवेट जैसी जो हमारे इश्यूज़ हैं, उन सब का जो प्रेवलेंस रेट है वो हायर है। साथ ही में अगर हम वेमेन में, जो रिप्रोडक्टिव एज की जो वेमेन है, उनमें अगर एनीमिया का ट्रेंड देखें तो वो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो ये तो थी बात हमारे एशिया पैसिफिक रीजन की। नाउ अगर हम इंडिया स्पेसिफिक डाटा को अगर देखें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया में हमारी 16.6% जो पॉपुलेशन है दैट इज़ अंडर नरिश्ड। ठीक है, 16.6% पॉपुलेशन इंडिया की अंडर नरिश्ड है। और यहीं अगर हम स्टंटिंग की बात करें तो 31.7% चिल्ड्रन इन इंडिया दे शो द सिम्टम्स ऑफ स्टंटिंग। 5 साल की उम्र से छोटे बच्चे अगर देखें तो 31.7% ऑफ देम दे हैव स्टंटेड ग्रोथ।
और इसी के साथ साथ इस पूरे रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में, इंडिया की हाईएस्ट रेट है व्हेन इट कम्स टू वेस्टिंग, क्योंकि अंडर 5 इयर्स अगर हम देखें तो हमारे 18.7% जो बच्चे हैं दे आर फेसिंग वेस्टिंग, जो कि इस पूरे रीजन में हाईएस्ट रेट शो करता है। साथ ही में अगर हम एनीमिया की प्रेवलेंस की बात करें, रिप्रोडक्टिव एज में जो विमेन हैं, तो वो भी इस रीजन में 2019 में हाईएस्ट था, एंड दिस रेट इज़ अराउंड 53%। 53% women in India of the reproductive age they have anemia. देन जो ब्रेस्ट फीडिंग है फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 5 months, वो डेफिनेटली इंडिया में इम्प्रूव हुई है। इंडिया में जो इसकी प्रेवलेंस है वो 63.7% है, जो कि काफ़ी हायर है। वर्ल्ड वाइड देखें तो 47.7% ही प्रेवलेंस है, उससे इंडिया के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे की गई है कि इंडिया के अंदर लो बर्थ वेट जो है, कि बर्थ के टाइम पे जो बच्चे का वेट है वो भी रीजन में सबसे कम यहाँ पे आ रहा है। अब 27.4% बच्चे जो हैं वो लो बर्थ वेट के साथ उनका जन्म हो रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश और नेपाल में भी ऐसा ही ट्रेंड है, लेकिन जो हाईएस्ट प्रेवलेंस है वो इंडिया में है। तो देखिए, इस तरह का जो हमारा ये जो रिपोर्ट ने डाटा प्रेजेंट किया है, जो ट्रेंड और स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट दे रही है, इससे हमारे जो माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, नरिशमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ से दोबारा हाईलाइट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आर्टिकल में डिस्कशन हो रही है कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग हमारे इंडियन मॉनसून को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि येस, ग्लोबल टेम्परेचर्स जो है वो राइज हो रहे हैं, एंड इंडियन मॉनसून एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जो हमारा थर्मल कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं आज भी एक बेसिस है ऑफ द इंडियन मॉनसून। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इससे इंडियन मॉनसून के ऊपर भी डेफिनेटली अफेक्ट हो रहा है। अगर हम ट्रेंड देखें ओवर द लास्ट 7 डिकेड्स, जो रेनफॉल होती है मॉनसून की वजह से, उसका एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही मिल रहा है, वो साल भर साल कम ही होती जा रही है। अगर हम लास्ट 7 डिकेड्स की बात करें तो डेफिनेटली इंडियन मॉनसून के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बिल्कुल है। लेकिन इस आर्टिकल की में जिस चीज़ पे फोकस किया गया है, दैट इज़ अबाउट द एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर्स। एज यू कैन सी दिस, द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल इज इंडियाज एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर। अब एक न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग, अगर हम 1901 से लेकर 2019 तक रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मॉनसून के टाइम पे जो बारिश होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो पता चलता है कि इंडिया के अंदर एक स्टेशनरी कॉरिडोर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, लार्ज स्केल पे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स जो इंडिया में अगर कहीं हो रहे हैं, तो वो 1901 से लेकर 2019 तक अनचेंज्ड है। वो एक ही प्रॉपर स्टेशनरी कॉरिडोर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स देखे जा रहे हैं, जिसके लिए इस पूरे आर्टिकल का हेडिंग भी यही है, इंडियाज़ एक्सट्रीम रेनफॉल कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर है वो? ये स्टेशनरी कॉरिडोर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से लेकर गुजरात और राजस्थान तक, ये जो हमारे इंडिया की बेल्ट है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से लेकर इस तरफ सेंट्रल इंडिया को क्रॉस करके गुजरात और राजस्थान तक की ये जो बेल्ट है, यहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स देखे जा रहे हैं और ये हर साल अनचेंज्ड हैं। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये एक स्टेशनरी कॉरिडोर है जहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल होती है। ठीक है, देखिए, अ लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग। हमारे मॉनसून के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। ऑनसेट कब होगा, विड्रॉल कब होगा, एक्टिव पीरियड कब है, ब्रेक कब होगा। अच्छा, मॉनसून की डिप्रेशन, जो लो प्रेशर्स हैं वो कहाँ पे बन रही हैं। देयर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन मॉनसून, और जो कि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत से एस्पेक्ट्स के अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं। डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज चेंजेस, ये जो कॉरिडोर है, ये जो नैरो कॉरिडोर है, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल के जो इवेंट्स हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें शो करता है दैट अगर इसी एरिया के अंदर एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हो रहे हैं, तो हम इस एरिया में बेटर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि कब ऐसा एक्सट्रीम इवेंट हो पाएगा।
हमारा जो ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मेथड है उसमें हम इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को मिस कर सकते हैं कि रेनफॉल नोड्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे एक्सट्रीमली बारिश होने वाली है। लेकिन जो नेटवर्क एनालिसिस है इन नोड्स का, वो ये शो करता है कि ये इंडिया में ये जो सेंटर में ये जो कॉरिडोर है, ये जो हाईवे है, इसे फॉलो कर रहा है। तो अगर हम विंड्स की, हम सर्कुलेशन को अगर हम एनालाइज करें तो वो शो करता है कि जो मॉनसून का जो डोमेन है वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टेबल रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो फॉर्म होते हैं। अब इसके पीछे कुछ जियोग्राफिकल रीजंस भी हम साइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सेंट्रल इंडिया की अगर आप बात करो तो बहुत सी रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, विंध्यास हैं, सतपुड़ाज हैं, महादेव है, मैकाल है, कायमूर है, घड़जात हिल्स हैं। देयर सो मैनी माउंटेन्स ओवर हियर। वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न घाट्स हैं। तो जियोग्राफिकल ट्रैपिंग की वजह से भी यहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स देखे जा सकते हैं। ये जो कॉरिडोर है, यहाँ पे जो मॉनसून की डिप्रेशन है, जो आपकी लो प्रेशर बनता है, जो आपका ITCZ है, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है, वो यहाँ पे इस रीजन पे आता है। उसका क्या हो रहा है कि जो टाइम स्केल है वो इंक्रीज हो रहा है। 3 to 10 डेज के लिए जो इस एरिया के अंदर जो बेल्ट है ITCZ की, आपके मानसून डिप्रेशन की, वो रह रही है, जिसकी वजह से भी एक्सट्रीम इवेंट्स की जो टेंडेंसी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। तो इसकी इम्प्लीकेशंस हम फोरकास्ट के रूप में समझ सकते हैं कि अब इस पूरे डायनामिक्स को आप सिंक्रोनाइज कीजिए और एक और यहाँ से एक मॉडल रेजोल्यूशन को डेवलप कीजिए, जिससे कि प्रेडिक्शन जो है वो इजीली हो पाए। अब इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स को हमें यूज़ करना चाहिए, है ना, कि अगर हमें पहले ही पता है कितनी रेनफॉल होगी, कब रेनफॉल होगी, तो एग्रीकल्चर का जो रिस्क है ना, उसे हम रिड्यूस कर सकें। हम अपनी वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काम करें, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, इन सब को हम यहाँ से बेनिफिट्स ले सकें फ्रॉम सच लार्ज स्केल एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। ठीक है, तो इंडिया की जो मॉडलिंग कैपेसिटी है, जो हमारी कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करके हमें हमारे फोरकास्ट को और इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा डाटा हमारे पास आ गया है जो कि शो कर रहा है कि जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में ही मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक बिल रिसेंटली राज्यसभा में पास हुआ है। तो इससे पहले कि हम बिल की बात करें, करंटली किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। देखिए, अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई स्पेसिफाइड लेजिस्लेटिव प्रोसेस डिफाइंड नहीं है कि किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होगी। नाउ इलेक्शंस का जो टॉपिक है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में है, और 5 आर्टिकल्स आपको पार्ट 15 में मिल जाएंगे रिलेटेड टू द इलेक्शंस। आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो आर्टिकल 324 है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्वेस्ट की है। ठीक है, अब जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जो कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है जी, तो किसी भी तरह का कोई स्पेसिफाइड लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं था। तो हुआ क्या करता था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करता था। लेकिन इसके बाद मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट जो होती है वो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे, बट ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी। और इस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके मेंबर होंगे। इनकी एडवाइस पे हमारे प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे, जब तक कि पार्लियामेंट इनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई लॉ लेकर नहीं आता। बात समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली एक कमेटी बना दी, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा का, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कि ये रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि किससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स बनाया जाए, जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ इनैक्ट नहीं करती।
तो अब आ गया जी हमारे पास लॉ, राज्यसभा में इसी से रिलेटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस जो बिल है ये राज्यसभा के अंदर पास हुआ है। तो अगर ये बिल एक्ट बनता है तो फ्यूचर में होने वाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो इस एक्ट के थ्रू गाइड होंगी। लेकिन अभी प्रेजेंटली ये जो बिल है ये राज्यसभा के अंदर पास किया गया है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें किया क्या गया है, इस बिल के अंदर स्पेसिफिकली एक बड़ा चेंज ये हुआ है कि यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, ये सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स होगी उसे ये कमेटी देखेगी। इसी के साथ साथ इस बिल में एक और क्लॉज भी ऐड किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो भी एक्शंस लेते हैं वाइल कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज़, तो उनके एक्शंस के अगेंस्ट किसी भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो ये प्रोटेक्शन का जो क्लॉज है वो भी यहाँ पे ऐड किया गया है। साथ ही में इनका जो भी प्रोटोकॉल होता है, सैलरीज़ हैं, जो इनॉलमेंट्स इनको मिलती हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल पे एट पार कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ एक डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है व्हेन इट कम्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। एंड लास्टली हम बात करेंगे बेस इफेक्ट की। हमने रिसेंटली अपनी वीडियो के अंदर हमने बात की थी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, और हमने देखा था कि अक्टूबर के अंदर जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ हुई थी वो 16 मंथ हाई हमें देखने के लिए मिली थी, बिकॉज 11.7% की ग्रोथ अक्टूबर मंथ में हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बेसिकली इंडिया की जो फैक्ट्री आउटपुट है वो 11.7% आई थी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड इससे पहले सितंबर में 5.8% का रेट चल रहा था, तो काफ़ी बड़ा हमें रिबाउंड्स देखने के लिए मिला। आज के इस आर्टिकल में बात हुई है कि ये जो ग्रोथ हमने इतनी बड़ी देखी कि 11.7% की ग्रोथ हुई है, दिस वाज बेसिकली ड्यू टू बेस इफेक्ट। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ये 16 मंथ हाई रेट हमें देखने के लिए मिला, बट इसमें मेनली बेस इफेक्ट का रोल है, क्योंकि लास्ट ईयर जो ग्रोथ है, जो आउटपुट है, वो 4.1% ड्रॉप हो गई थी। तो उसके कंपैरिजन में ये 11.7% का जो ग्रोथ है ये हमें बहुत बड़ा रिबाउंड के जैसे नज़र आया। तो यहाँ पे आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं बेस इफेक्ट के बारे में। बेस इफेक्ट बेसिकली ऐसा इम्पैक्ट है जब आप अलग अलग रेफरेंसेस पॉइंट लेते हो कंपैरिजन के लिए। सपोज हम बात करते हैं कि एक बच्चा है, उसके 80% मार्क्स आए, ठीक है, कि लास्ट एग्ज़ाम में उसके 80% मार्क्स आए, लेकिन नेक्स्ट में उसका 81% मार्क्स आए, तो चेंज कितना हुआ 1% का। ठीक है, लेकिन हमने दूसरी की बात क्या की कि यार पहले तो इस बच्चे के जो नंबर आए थे वो 30% आए थे, लेकिन अब इसके नंबर कितने आए हैं, अब इसके नंबर आए हैं जी 50%। कितना चेंज हो गया, 20% का चेंज हो गया। तो हमें क्या लगेगा कि किसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है, इस बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हुई है। ये 20% की जो ग्रोथ है ये बहुत पॉजिटिव है एज कंपेयर टू दिस 1%। अब आप मुझे बताओ 80 to 81%, 81% अगर हम पहुंच रहे हैं ये अच्छी बात है, या 50% हम पहुंच रहे हैं ये अच्छी बात है। ऑफ कोर्स 81%, लेकिन हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? एक तरफ हम 30% से कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तरफ हम 80% से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब देखते हैं तो हमें 20% का जो चेंज आया है वो बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आता है। अब डिफरेंस क्या है? इसमें डाटा पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है। इसे कहा जाता है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट करंट इन्फ्लेशन फिगर को डिस्टॉर्ट कर देता है, या तो ये एक्सेप्शनली हाई शो करेगा या फिर एक्सेप्शनली लो शो करेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस रेफरेंस। इसे कहा जाता है बेस इफेक्ट। तो जब भी दो तरह के डाटास को कंपेयर किया जाता है, कौन सा रेफरेंस पॉइंट लिया जा रहा है ये बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने बेस इफेक्ट हिलाया तो उससे जो इन्फॉर्मेशन है, जो नंबर्स हैं वो मिसलीड हो जाते हैं, आप उन्हें मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। बेस इफेक्ट की वजह से परसेंटेज कंपैरिजन में मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है जी, तो वही बात यहाँ पे की गई है कि जो बूस्टेड हमें ग्रोथ देखने के लिए मिली थी दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।